मैं आनंद कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अवतल दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को अलग अलग स्थितियों पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी उत्तल दर्पण के सामने जब हम अलग अलग स्थितियों पे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, उसका गुण कैसा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। इनसे बने प्रतिबिंबों के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन इनका यूज हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको सभी चीज़ें आज समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जो दिखाई दे रहा है उसे दबाना नहीं भूलिए ताकि आपको जो भी नए अपडेट्स, नए वीडियो मिलता रहेगा। और इसे शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स सबको भी इससे ज़्यादा लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो उपयोग है अवतल दर्पण का वो हम कहेंगे कि सर्च लाइट में किया जाता है। सर्च लाइट होता क्या है, आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे। पुलिस जो है चोर को ढूंढने के लिए रात में क्या करता है कि अपने यहाँ पे एक बल्ब लगा लेता है और बल्ब को इसे जिधर देखेगा उधर क्या होगा, प्रकाश दिखाई देगा। तो उसके अंदर में जो है क्या किया जाता है, दर्पण लगा दिया जाता है। कौन सा, तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। देखिए, ये जो दीवार है टर्च का, उसमें हम लोग अवतल दर्पण लगा देंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए यहाँ पर हो गया बत्ती, उसका क्या कहते हैं, बल्ब हो गया। इससे जब प्रकाश निकलेगा तो इस दिशा में होगा और चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, चारों दिशाओं में फैलेगा। अब यहाँ पे अगर दर्पण लगा रहेगा अवतल दर्पण, तो ये क्या होगा कि जो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है यह रिफ्लेक्ट होकर के किधर जाएगा, सीधे की ओर निकलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि प्रकाश जो है ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे से समानांतर होकर बाहर निकलता है तो अधिक प्रकाश मिलता है। इसलिए सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा यूज देखते हैं, डॉक्टर सब करता है। जो कान, नाक, गला का डॉक्टर होता है, दांत का भी, कान का, नाक का, ये जो डॉक्टर होते हैं ये भी क्या करते हैं, देखिएगा उनके सामने है एक बल्ब जो लगा होता है, उसे एक दांत पे या कान के अंदर देखना हो तो वो इसी दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। ये क्या करता है कि इस पर जो भी प्रकाश पड़ेगा वो सबको रिफ्लेक्ट करके अंदर कान के अंदर पर एकत्रित करेगा, जिससे कि जो हमें छोटी चीज़ें हैं वो भी हमें दिखाई देता है। इसलिए कान, नाक, गला के जो डॉक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं। तीसरा जो यूज़ है वो अवतल दर्पण का ये है कि दाढ़ी बनाने में जो हम लोग यूज़ करते हैं। कभी आप लोग दाढ़ी बनाने गए होंगे, आपका तो दाढ़ी अभी आया नहीं होगा, दाढ़ी बनाने के लिए। हाँ, तो अगला जो उपयोग है वो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। जब हम लोग सैलून में जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए तो हमें ज़रूरत होता है कि हमें एक छोटे से छोटे बाल को भी साफ साफ देख पाएँ। तो इसके लिए क्या होता है कि हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण का सबसे खास क्वालिटी ये होता है कि यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो हमें सैलून में ये ज़रूरत होता है कि अपने छोटे से छोटे बाल को भी देख पाएँ। अगर यहाँ पे दाढ़ी बनाते समय कोई बाल छूट उड़ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए ज़रूरत है हमें कि बड़ा देख पाएँ। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण जो है क्या कर सकता है, किसी वस्तु का बड़का प्रतिबिंब बना सकता है। जब बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है तो इससे क्या होगा कि हम छोटे से छोटे चीज़ को भी देख सकते हैं, छोटे बाल को देख सकते हैं, कहाँ पे छूटा है, नहीं छूटा है, आसानी से आपको भी सहूलियत होगा और जो बना रहा है उसको भी इन कामों में सहूलियत होगा। चलिए, तो चौथा नंबर यूज़ देख लेते हैं। एक सोलर कुकर होता है, आप लोग शायद इसे नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं। एक सोलर कुकर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुकर में खाना बनाते हैं। किससे, तो सोलर की सहायता से, यानी कि सौर ऊर्जा से हम लोग इसमें क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। होता ये है कि एक पेटी के आकार का एक बक्सा होता है, पेटी जैसा एक बक्सा होगा, उसका अंदर जो रंग होता है वो ब्लैक रखा जाता है, क्योंकि ब्लैक जो हम लोग जानते हैं कि काला जो रंग होता है वो कैसा होता है, प्रकाश का अवशोषक होता है, प्रकाश को अवशोषित करने में माहिर होता है।
तो काला इसीलिए भी दिखता है क्योंकि वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, तो प्रकाश रिफ्लेक्ट करके आता नहीं है, तो आएगा नहीं तो कोई कलर दिखाता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस पेटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जाए, इसके लिए इस दीवार पे हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज कर देते हैं। अब ये अवतल दर्पण होने से क्या होगा कि जब सूरज का प्रकाश इस पर पड़ेगा, जब सूर्य का प्रकाश इस पर आएगा तो इसे परावर्तित करके इसे क्या कर देता है, अंदर डाल देगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि अधिक मात्रा में प्रकाश से अंदर जा पाएगा और भोजन जो है आसानी से पक पाएगा। तो इन सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक और ज़रूरी सूचना आपके लिए कि हमने क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। हमने उसमें सब चीज़ें जो है बहुत ही बारीकी ढंग से समझाने वाले हैं। उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो, यानी क्लास 12th में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका एक वीडियो डाला गया है 1.5 क्लास पे, आप उसे देख सकते हैं जा करके। और हमारे जो भी नोट्स डाउनलोड करना हो तो हमारे वेबसाइट www.dareclass.com पर से जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर वस्तु को जब हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यह चित्र से ही समझते हैं डायरेक्ट। हमारे पास एक दर्पण है जिसे हम उत्तल बना देते हैं कलई करके, हो गया, ये दर्पण हो गया उत्तल। उत्तल दर्पण का दोस्त क्या लग रहा है कि ध्रुव कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव। और ये हो गया वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला जो सरल रेखा होता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस प्रधान अक्ष पर आप वस्तु को कहीं भी रखिए, इस साइड में कहीं भी रख दीजिए, प्रतिबिंब जो बनेगा उसी टाइप का बनेगा जैसा कि हम यहाँ पे रख के बनाएंगे। कहीं भी रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, अनंत तक चल जाइए रखते हुए, प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा एक टाइप का बनता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण को ले जाते हैं, गया, ये वस्तु का कुछ नाम दे देते हैं AB। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये जो प्रकाश का किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हो रहा है इस दर्पण पे, तो क्या होता है कि यह परावर्तन के बाद इस फोकस से लगेगा कि फोकस से आते हुए आ रहा है, ऐसा परावर्तित हो जाएगा, यानी कि इस दिशा में चला गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक वक्रता केंद्र की दिशा में हम लोग एक प्रकाश का किरण लेते हैं। तो वक्रता केंद्र की दिशा में अगर हम प्रकाश के किरण को लें तो यह आपतित हुआ और ऐसा लगेगा जैसे कि यह वक्रता केंद्र की दिशा में जा रहा है। तो हमें पता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में जब भी कोई प्रकाश का किरण आपतित होता है तो परावर्तन के बाद वह वापस उसी दिशा में लौट जाता है। तो देखिए, ये जो किरण है ये इस दिशा में जा रहा है और ये जो प्रकाश का किरण है ये इस दिशा में जा रहा है। तो क्या ये दोनों किरण आपस में कभी एक दूसरे से मिल सकती हैं? ये जाता है, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, तो कभी एक दूसरे से आपस में मिलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये इमेजिन करेंगे कि जब ये पीछे जहाँ से आ रहा है वो कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से टकरा रहा होगा ज़रूर। तो ये इस पॉइंट पे ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ पे बनेगा। याद रखें, कभी भी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ही बनता है। अगर अनंत पे रख देंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएगा, फोकस तक पहुँच जाएगा, और नहीं तो इसके बीच में ही रहेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण के सामने वह हमेशा काल्पनिक होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कैसा है, काल्पनिक है। इसका कुछ नाम दे दीजिए A' और B', और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु का आकार इतना है तो इसका आकार कितना है, छोटा है। तो हमेशा ये जो आकार होगा प्रतिबिंब का वो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा और सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा ही होता है, ये बात ध्यान रखें आप लोग। अब दर्पण के पीछे बनेगा, तो ये कहाँ है, देखिए दर्पण के पीछे, ये दर्पण का आगे वाला हिस्सा हो गया, ये दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये सारी खास बातें हैं हमारे जब उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को रखते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का कोई खास उपयोग है नहीं। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है हम लोग करते हैं, जो गाड़ी होता है उसके साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर का मतलब होता है कि जो गाड़ी है राइट साइड में आग पीछे का जो देखने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं दर्पण, आईना लगा होता है ना बगल में, वो जो आईना होता है, जो दर्पण होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण काहे यूज करते हैं वहाँ पे, आइए इसका कारण है कि उत्तल दर्पण यूज करने का एक रीज़न होता है कि देखिए ये है आपका उत्तल दर्पण
अगर हम अंदर कलई कर देते हैं तो उत्तल बन जाता है। अगर वही हम इसको कहाँ कलई कर दें, बाहर की दिशा में कलई कर देते हैं तो अवतल बन जाता है। और अगर ये परावर्तक सतह अगर एक समतल हो, चिकना हो, तो उस समतल बन जाता है। इन तीनों में देखिए अंतर क्या है कि हम इसमें इसका जो परावर्तक सतह है वो ज़्यादा बड़ा है, इसका परावर्तक सतह देखिए बहुत ही क्या है, छोटा है। देखिए इस तरीके से अगर कोई चीज़ यहाँ पे है तो ये कितना बड़ा क्षेत्र में दिखा सकता है, बहुत कम क्षेत्र में। ऐसे देखें तो क्या कितना दिखा सकता है, बहुत अधिक क्षेत्र दिखा सकता है। यानी कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत अधिक होने की वजह से हम क्या उत्तल दर्पण का जो यूज है हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम जगह में बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कर सकता है, दिखा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में और भी चीज़ें समझेंगे, क्या होता है दर्पण सूत्र और उसे किस तरीके से प्रूफ करते हैं, यूज करते हैं, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।